we are talking something about vitamin D. हम लोगों ने विटामिन तो नाम काफी बार सुना है। विटामिन एक सप्लीमेंट है, टॉनिक नहीं होता है। शायद इस दुनिया में कोई टॉनिक है ही नहीं। सप्लीमेंट है जो हमारी रिक्वायरमेंट है, तो उसमें एक बात कहेंगे उसे इसेंशियल। तो इसेंशियल विटामिन होती है, इसेंशियल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसेंशियल प्रोटीन्स है, इसेंशियल फैट्स है। तो फैट्स नहीं कहते, इसेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। ऐसे इसमें एक है विटामिन डी। अगर सच में कहेंगे तो विटामिन डी को विटामिन डी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली काइंड ऑफ हार्मोन है जिसकी वजह से हमारे बदन में कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन शुरू होता है इंटेस्टाइन से, खाने से। अब सच कहे तो इस दुनिया में आदमी को छोड़कर काफी सारे जीव जंतु हैं, उनको कभी विटामिन डी की तकलीफ नहीं होती है, हमें ही क्यों होती है? आपने कभी सोचा है? वो कातरस के एनिमल पार्क में, बॉम्बे के जू में, वहां भी एनिमल्स हैं और हम भी तो एक टाइप के एनिमल ही है। बात यह है, इस विटामिन का सच नाम है सनशाइन विटामिन। आपकी दोस्ती होनी चाहिए सनशाइन से। अब सनशाइन में क्या इतनी बड़ी बात है? उसमें यूवीबी रे है, यूवीबी। अब काफी सारे रेज होते हैं, ये यूवीबी आपको चाहिए तो धूप के समय में अंदर जाएंगे, उसमें अच्छा रहता है। अब कितना चाहिए ये धूप वाला हमारा? बस एक 15 मिनट अच्छा एक्सपोजर होना चाहिए। अब ये इंडिया में अच्छा एक्सपोजर, ये भी एक बड़ी बात हो गई, और यहाँ बहुत सारी बहनें ही दिख रही है, और भी बड़ी बात हो गई। कोई टेरेस पे जाके अपने बदन को एक्सपोज कर सके तो शायद ये विटामिन डी वाली चीज नहीं होगी। तो ये आखिर में कहना था, पहले भी बोल दिया, दोबारा बोलेंगे, क्योंकि 2-3 जो प्रश्न आए थे उसमें भी यही पूछा था कि भाई हम क्या करें। आपने सुना होगा कि बाजार में ये विटामिन डी की सैशे मिलती है, या तो कैल्शियम और विटामिन की गोलियां मिलती है। और जैसे हमने पहले कहा कि भाई विटामिन डी जिसको हम कहते हैं, वो ये बाहर का जो आता है वो विटामिन डी है ही नहीं, तो चीज क्या है फिर? तो बड़ा गोलमाल है, क्योंकि आगे चल के जो रिसर्चर्स हैं तो अलग ही बात बताते हैं। हाँ, बात एक है कि आप कभी अपना ब्लड का सैंपल किसी लैब में टेस्ट के लिए देते हो, और वहां से आता है कि भाई आप बाकी तो ठीक हो, तंदुरुस्त तो हो, लेकिन आपका B12 और डी3 कम है। फिर आप सोचने लगते कि भाई मुझे हुआ तो नहीं कुछ, तो ये डी कब से कम हुआ? और आप कहते कि भाई मेरी माँ को नहीं कभी कम हुआ, मेरी दादी को नहीं कम हुआ, परदादी को नहीं कम हुआ, और ऐसा क्या हुआ कि भाई चौथी जनरेशन में मैं भी लड़की हूं, मेरा ही अकेले का कम हो गया? तो सच कहे तो ये सब बात जो है ना, ये है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। आप कहेंगे ये क्या बात है? तो अब कुछ तत्व ज्ञान की बात करनी पड़ेगी। आदमी जो कुछ भी करता है इस दुनिया में, वो करता है सुख पाने के लिए, और मिला हुआ सुख हर दिन, हर मिनट, हर घंटे, हर क्षण मिलता रहे, इसलिए। आप मानेंगे शायद कि भाई आदमी जो भी कुछ करता है खुद के सुख के लिए करता है, भले उसमें दूसरे का सुख हो। मतलब मैं किसी के लिए करता हूं
लेकिन सबसे पहले सुख मुझे होता है, इसीलिए करता हूं, तो मैं स्वार्थी हूं। और सच में कहे तो हर आदमी ने स्वार्थी होना चाहिए। जिस समय आपका स्वार्थ चला जाता है ना, आपका इंटरेस्ट भी चला जाता है उसमें से। एक आध दिन करोगे कुछ तो, लेकिन अगर उसमें रुचि रखनी है हर दिन करने के लिए, तो कुछ मोटिवेशन भी चाहिए। और मोटिवेशन सबसे अच्छा है, अपना कुछ ना कुछ उसमें स्वार्थ हो। तो मैं ये कहूंगा कि विटामिन डी का सब्जेक्ट समझने में आपका स्वार्थ जरूर है, क्योंकि विटामिन डी ये केवल एक विटामिन नहीं है, आपके जो मूड्स है उससे भी रिलेटेड है, आपके बोन्स है, आपके टीथ है, इससे भी रिलेटेड है, आपका डिप्रेशन होता है, इससे भी रिलेटेड है। तो विटामिन डी बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में से रिलेटेड होता है। तो चलो, विल गो बैक टू दैट। विटामिन डी इज इसेंशियल एलिमेंट। ये इसेंशियल जरूर है, लेकिन हमारी बॉडी भी इसे बना सकती है। जब हमारी बॉडी बनाती नहीं है तब हम बाहर से लेते हैं। अच्छा, बॉडी जो बनाती है वो भी फ्रॉम स्क्रैच नहीं बनाती है। उसके लिए जिसमें विटामिन डी है, ऐसे सब्सटेंसेस खाने पड़ते हैं। और अल्टीमेटली विटामिन डी ज्यादा से ज्यादा एसोसिएटेड है वो कैल्शियम से है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, टू सम एक्सटेंट आयरन, जिंक, स्पेशली फॉस्फोरस। सो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये दोनों का अपटेक, रेगुलेशन और मेंटेनेंस, ये तीनों के लिए हमारा विटामिन डी काम की बात है। अब ये ध्यान में रखिए, विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक है फैट सोल्यूबल और दूसरा है वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल वाले में एक बात बहुत अच्छी है, अगर गलती से ज्यादा खा लिया तो 2-4 घंटे में पानी में से निकल गया। तो एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन विल नॉट हार्म यू, वो उसे आपको तकलीफ नहीं देगा। हाँ, अब आप बात करोगे फैट सोल्यूबल विटामिन की, तो उसमें आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तब ये चारों विटामिन जो है फैट सोल्यूबल, तो न्यूट्रिशनिस्ट, अच्छा साइंटिस्ट अगर आप पूछोगे तो वो कहेगा भाई एक एक विटामिन मत लेना, ये चारों फैट सोल्यूबल आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन रखते हैं। तो ऐसे कहे तो चारों विटामिन की एक साथ सोचो। हाँ, अगर आपकी ब्लड लेवल में विटामिन डी कम आया है तो विटामिन डी की सोचो, लेकिन सोचते समय ऐसा देखो सोर्स कि जिसमें चारों अपने आप मिल जाए। तब फैट की बात करोगे तो इस दुनिया में एक ऑयल लोग बार बार खरीदते छोटे पर्ल्स के हिसाब से और उसे खाते हैं, आपने सुना होगा, उसका नाम है कॉड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल। अब ये लिवर ऑयल की जो बात है, इसमें विटामिन डी की मात्रा हमें मिलती है। अब ये छोटी सी कैप्सूल होती है अराउंड 300 मिलीग्राम की, और उसमें से एक डेली रिक्वायरमेंट के लिए एक सप्लीमेंट मिल जाता है। अब ये कॉड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल आया कहां से इस दुनिया में? तो आपने सुना होगा, आर्टिक लोग रहते पोल पे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वेरी कोल्ड कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन, जहां धूप ही नहीं होती 6-6 महीना। अब इंडिया में तो धूप ही धूप है, तो यहां भी लोगों को विटामिन डी कम है, वहां भी लोगों में विटामिन डी कम है। तो आप पूछोगे भाई आपने तो बोला सनशाइन विटामिन है, नॉर्वे में कम है, समझ में आया। अब पूना में कैसे कम आया? बाहर जब जाएंगे घर के, तब वो हमें मिलने वाला है। तो हम लोग अगर बाहर ही नहीं जाते हैं तो यहां भी उसकी डेफिशिएंसी होती है। या बुर्खा पहन के जाते हैं, या पूरे बदन को झक के जाते हैं, ढक के जाते हैं, या तो बाहर निकलने के पहले जो भी पार्ट एक्सपोज होता है वहां सनस्क्रीन लगा के निकलते हैं। तो सनस्क्रीन लोशन करीबन 95% ये यूवीबी को ब्लॉक करता है।
तो सनस्क्रीन लगाना चाहिए, काला ना दिखे, बुरा ना दिखे। लेकिन फिर उसके लिए क्या करना है कि पहले 10-15 मिनट तक एक्सपोज करो, बाहर निकलने के बाद जितना भी एक्सपोज हो सके। अभी धूप के दिनों में पूरे बदन को ढकने के बजाय थोड़ा कम भी ढक सकते हैं। ठंड के दिनों में तो बदन को कवर करना पड़ता है, तो बड़ी तकलीफ की बात है। अब एक मजाक की बात अच्छी ऐसी है कि ये विटामिन डी ये फैट सोल्यूबल है, इसलिए फैट स्टोरेज भी होता है। तो धूप के दिनों में जब भी धूप मिले, सनशाइन पकड़ के रखो, आगे 2-3 महीने चलाओ। तो अगर 2-3 महीने में भी एक अच्छा दिन 15-20 मिनट आप यूवीबी को ब्लॉक करते हो, पकड़ते हो, यूवीबी को बदन में ब्लॉक करना है, बाहर नहीं ब्लॉक करना आने से, तो 2-3 महीने का काम चल जाता है। तो कॉड लिवर ऑयल, आप में से कितने लोग वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है? निशा जी? Sir, I guess 50% होंगे शायद से। Okay, so I can speak both the things. Vegetarian. Okay. Vegetarian. वेजिटेरियन। हाँ, ठीक है। देखो, मैं दोनों के लिए बात करूंगा। ऐसे तो आपने सुना होगा एक फैट ज्यादा होने वाले फिश होते हैं जिन्होंने फैट ज्यादा है, तो इसमें ये विटामिन डी भी ज्यादा होता है। अब लकीली ये फिश दे आर एक्सपोज टू सनलाइट, तो उनमें वो कैप्चर हो जाता है। ऐसे सब एनिमल्स है, प्लांट्स है, जिनको सूर्य प्रकाश मिलता है, those who are exposed, which are exposed to sunlight, they get vitamin D and their products also have more vitamin D। मतलब क्या है, अंडे खाने वाले लोग अगर मुर्गी को घर के अंदर बंद करके रखा है तो उन अंडों में आपको विटामिन डी की मात्रा कम मिलने वाली है। अगर वही मुर्गी सनलाइट को एक्सपोज हुई है, मतलब वो देसी है, तो उसमें आपको विटामिन डी ज्यादा मिलने वाला है। ऐसे ही फिश की बात हो गई, तो चलो, अंडों में जो बलक निकलता है उसमें विटामिन डी मिलता है, फिश में विटामिन डी मिलता है। लेकिन हम लोग जो ऑयल खाते हैं ना, इन ऑयल में बिल्कुल विटामिन डी नहीं होता है। तो इसके लिए आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, जब कभी हमारे यहाँ ये मार्गरीन, डालडा या हाइड्रोजनेटेड फैट आ गया, तब से उसकी एडवर्टीजमेंट में आ गया कि इसमें विटामिन ए डी है, इट इज फोर्टिफाइड विथ विटामिन डी, क्योंकि इसमें विटामिन डी नहीं है। आजकल बहुत सारे फूड्स में ये फोर्टिफिकेशन किया जाता है। जैसे कि गाय के दूध में विटामिन डी की मात्रा है, लेकिन उसमें से फैट निकाल दिया तो विटामिन डी भी कम हो गया। तो इसमें दूध में भी विटामिन डी ऐड करना शुरू हो गया है। फोर्टिफाइड मिल्क ऐसे कहते हैं, बहुत सारी चीजें। तो आप दिमाग में ये रखो, जो भी चीजें धूप में सूखी है, धूप में पली है, उसमें विटामिन डी मिलने के चांसेस हमें ज्यादा है। अब वेजिटेरियन लोग बात करेंगे कि हम लोग तो ये शार्क लिवर, कॉड लिवर ऑयल नहीं खाएंगे, ये सालमन ट्यूना नहीं खाएंगे, ये मैकरल नहीं खाएंगे। अब ये फिश नहीं खाएंगे तो हमें कैसे मिलने वाला, एग नहीं खाएंगे। तो बात यह है कि अल्टीमेटली ये सप्लीमेंट्स काम की थी उन लोगों के लिए जहां पे सनशाइन होती ही नहीं है। तो जो पोलर एरियाज में लोग रहते हैं, जैसे कि कहा नॉर्वे, स्वीडन है, जर्मनी का पार्ट है, अमेरिका का पार्ट है, यूरोप का पार्ट है, तो वहां पे आम लोग नॉनवेज खाते हैं, तो आम लोग विटामिन डी अपने आप उनके फूड में आ जाता है फिश में से, और वैसे वो हीट स्टेबल है। और जैसे भी पहले कहा कि ये फैट में स्टेबल रहता भी है, लिवर में भी रहता है, जैसे फिश के लिवर में रहता है, हमारे भी लिवर में रहता है।
तो 2-3 महीने तो आराम से ये चल जाता है कि बगैर विटामिन डी खाए हम लोग आगे चलते हैं। तो इन शॉर्ट क्या है, ये फैट सोल्यूबल विटामिन डी है, उसके साथ ए डी ई के सब साथ में रहते हैं, इनका स्टोरेज बनता है और हर दिन आपको धूप में जाने की ज़रूरत नहीं है, हर दिन गोली लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास विटामिन डी का स्टोरेज हो सकता है। एक्सक्यूज ओके। मी सर, हाँ, ये विटामिन डी फ्लैक्स सीड्स में भी होता है और एवोकाडो में भी होता है, मैंने सुना। हाँ, ठीक से नहीं सुनाई दिया मुझे। मैं बोला कि फ्लैक्स सीड्स में है और फ्लैक्स नहीं, नहीं, वेजिटेबल ओरिजिन में ऐसे कम है। फ्लैक्स सीड आप जो खाते हो विटामिन डी के लिए नहीं खाते हैं, वो ओमेगा 3 के लिए खाते हैं। हम्म, ओमेगा 3 एक अलग टाइप का फैटी एसिड है, उसके लिए खाते हैं। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, एक ध्यान में रखना, हर एक चीज़ में कुछ बेनिफिट रहते हैं और हर एक चीज़ में कुछ प्रॉब्लम भी रहते हैं। फ्लैक्स सीड का नाम हम लोग गए 10-20 सालों से सुन रहे हैं। क्या आपके बचपन में दादी के मुंह से आपने सुना है फ्लैक्स सीड के बारे में? नहीं, मगर अभी सुना है कि ये इट इज हेल्दी एंड आप भी सुनो, एक ध्यान में रखो। हाँ, ये जो विदेशी फूड आने लगा ना हमारे पास, इसमें न्यूट्रास्यूटिकल आ गई और क्या बोलते हैं, फूड्स भी आ गई जिसे हम लोग मेडिसिनल फूड कह सकते हैं। इसमें ये प्रमोशन की बात ज्यादा है, इतना ध्यान में रखें। उसका ऑयल खरीदने के पीछे मत लगे, थोड़ा खाए, बहुत ज्यादा नहीं खाए, क्योंकि उसमें दो बीमारी भी है, उसमें तकलीफ भी है। वो आंखों की दृष्टि को भी हानिकारक है और प्रजोत्पादन के लिए जो भी जरूरी होता है वो शुक्र के लिए भी हानिकारक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो ये भी ध्यान में रखें, कुछ भी चीज़ खाते समय बहुत ज़्यादा खाएंगे तो उससे क्या हो सकता है, और उसमें हार्मोन भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, चलो आगे। हाँ जी, ध्यान में तो आया ना? थैंक यू। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग तो प्लांट फूड खाते हैं और ये तो सूरज में उगता है, तो नॉर्मल बैलेंस फूड में हमें काफ़ी मात्रा उसकी अपने आप मिल जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, खाना खाते समय जो भी दवा उसमें से जाती है ये कभी हाइपर विटामिनोसिस नहीं होने देती है। थैंक यू। बहुत ज्यादा बेटी कर रही थी। तो नॉर्मल खाना ही खाना अच्छा है और उससे तकलीफें नहीं होने वाली है। तो तकलीफें कब होती है? एक्सेस विटामिन डी एक्सेस क्वांटिटी में एक्सेस दिन के लिए अगर लिया गया तो हाइपर विटामिनोसिस हो सकता है। इसलिए आपने देखा होगा नॉनवेज खाने वाले भी हर दिन नहीं खाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में एक वेंसडे के दिन खाएंगे, संडे के दिन खाएंगे नॉर्मली, तो उनको काफ़ी उससे मिल जाता है। ओके, अब विटामिन डी इंपॉर्टेंट तो है हमारे लिए बोन्स के लिए, और यहाँ बहनें बहुत हैं, कभी ना कभी समय पाकर इन्हें ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ चलने लगते हैं, क्योंकि उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस जब आ जाते हैं। उस समय आप डॉक्टर के पास जाते हो तो दो चीज़ें सुनाई देती है, एक है ऑस्टियोपिनिया, दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम का डिपॉजिट ज़्यादा कम होता है, ऑस्टियोपिनिया में थोड़ा कम होता है। तो नॉर्मल से कम हो गया ऑस्टियोपिनिक हो गया, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा कम हो गया पोरोटिक हो गया। और फिर आपको मालूम है फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं, बोन में पेन होता है, मसल में पेन होता है, फिर डॉक्टर आपको बोलते कैल्शियम ले लो। अब ये भी ध्यान में रखो, खाना खाने से कभी भी विटामिन्स और मिनरल्स में गड़बड़ नहीं होती है। दवाइयों की गोलियां खाने से इसमें गड़बड़ जरूर होती है। इसका मतलब ये है हर दिन कैल्शियम खाना, हर दिन विटामिन डी भी लेना, इससे आपके बोन्स तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन और कहाँ उसके परिणाम हो सकते हैं। मतलब क्या है, कैल्शियम लेने वाले आदमी को अगर यूरिनरी कैल्कुलाई हो गया
तो फिर आप क्या करोगे? हाँ, बात ये ठीक है कि अगर बहुत ही वीकनेस हो गया, मसल में, बोन में पेन है, मसल में क्रैम्प्स आते हैं, बहुत ही वीकनेस लगता है, फटीग आता है, डिप्रेशन आता है, मूड चेंजेस होते हैं, और मैं फिर से कहता हूं, ये सारी चीजें हैं, और आपके ब्लड टेस्ट में 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐसे मालूम पड़ा है कि भाई इनके बदन में कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा कम है, तभी आपको डॉक्टर इसके सप्लीमेंट दे सकता है। अब ये सप्लीमेंट की जो बात है, फिर एक यूनिट आता है, कितने इंटरनेशनल यूनिट लेना, कितना माइक्रोग्राम लेना, हफ्ते में 1 बार लेना, हर दिन लेना, महीने में लेना, इसमें बहुत सारे ट्रायल हो गए हैं। तो क्वांटिटी है तो इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से उसे बोलते हैं। अब ध्यान में रखो, अगर ये ज्यादा लिया गया विटामिन डी, उससे भी वीकनेस आता है, उससे भी फटीग आता है, ज्यादा विटामिन डी लेने के बाद भी ज्यादा नींद आती है। क्योंकि ध्यान में रखिए, विटामिन डी का काम क्या है? ब्लड के सीरम में कैल्शियम की मात्रा, मैग्नीशियम की मात्रा, फॉस्फेट की मात्रा ठीक रखे। अगर आप डी लेते रहोगे और आपके खाने में विटामिन डी के साथ अगर कैल्शियम नहीं आ रहा है, तो वो ब्लड में कैल्शियम लाने के लिए बोन में से निकाल देगा। अल्टीमेटली उसका काम क्या है? ब्लड के सीरम में कैल्शियम नॉर्मल मात्रा में रहे। ठीक है, तो ज्यादा अगर विटामिन डी लिया तो उससे नोजिया आएगा, वोमिटिंग होगा, मेटालिक टेस्ट आती है मुंह में, एक मेटालिक टेस्ट आती है जैसे कोई धातु की जैसा, और एपेटाइट भी कम हो जाती है, क्योंकि आप ज्यादा लेते हो तो आपकी एपेटाइट कम होती है। हेडेक आता है, एक ड्राई माउथ सिंड्रोम होता है, मतलब मुंह में ऐसा लगता है कि भाई मेरा मुंह सूख रहा है। तो एक कंक्लूजन ध्यान में रखो, विटामिन डी अगर लेना है तो तभी लेना है कि आपके साइन सिम्टम्स के साथ ब्लड के सीरम में विटामिन डी की मात्रा कम हो। लेकिन इसकी बात एक है, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना विटामिन डी लेने से आपके वो सीरम लेवल नॉर्मल नहीं होने वाली है। आपको ये लगातार 2-3 महीने लेना पड़ेगा। तो इनिशियली क्या करते हैं लोग, जो नॉर्मल डोज है हमारा 600 इंटरनेशनल यूनिट की बात होती है, नैनोग्राम के हिसाब से 10-15 होता है, तो ये डोज 10 गुना करके हफ्ते में 1 बार दे देते हैं। और ऐसे 2-3 महीने लगातार चलाते, मतलब 1-1.5 महीना हो गया, 6-8 हफ्ते हो गए, उसके बाद महीने में 1 बार लेते हैं। 10,000 20,000 यूनिट के हिसाब से वो लेते हैं, जो कि हमारा डेली डोज है 400 इंटरनेशनल यूनिट, 600 इंटरनेशनल यूनिट, इतना ही है, काफी है। ठीक है, अब गुजरात में लोग सूखी सब्जियां खाते हैं, मतलब धूप में सुखा के रखते हैं। बहुत सारे धान, सब्जियां, जैसे गवार की सब्जी है वो धूप में सुखा के खाई, ये भी काम की बात है, क्योंकि उसने सनलाइट एब्सॉर्ब कर लिया है, हमारे काम की बात है वो। ओके, तो फिश ऑयल की बात थी। आज भी यहाँ पे डाइटिशियन लोग विटामिन डी देने के बजाय फिश ऑयल की कैप्सूल देते हैं। और एक कीवर्ड मैं बताते रखता हूं आपको, कीवर्ड वो भूलो मत, चाहे तो लिख के रखो। जब कभी आपको लंबे अरसे के लिए कुछ सप्लीमेंट खरीदना है तो वो सिंपलर फॉर्म में खरीदे, सिंपलर, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स करेंगे, मॉलिब्डेनम है, जिंक है, ये है, वो है, कीमत बढ़ा देंगे, ब्रांडेड वैल्यू बन जाती है। हर बार वो जेनेरिक खरीदे। जब कभी आपको सप्लीमेंट 1 महीना, 2 माह, 3 महीना लेना है, कृपया उसे जेनेरिक तरीके से खरीदे, उसकी कीमत बहुत कम हो जाती है। 1 रुपए की चीज आपको 30 पैसे में, 40 पैसे में मिलेगी। बाद में किसी को पर्सनल जब लगेगा तब की बात मैंने आज बता के रखी। तो हमने ये दिमाग में लाया कि विटामिन डी काय के लिए काम का है, कि बोन को बढ़ाना है,
बोन को कम करना है और खाने से कैल्शियम को एब्सॉर्ब करना है। कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम भी आया, फॉस्फेट भी आया, दोनों हो गया। अब इसकी डेफिशिएंसी भी बनती है, बहुत बहुत बार कभी कभी कोई बीमारी भी होती है। इन बीमारी में एक बीमारी है कोलाइटिस, आपने सुना होगा, या तो एक्चुअली उसे स्टेटोरिया कहते हैं, सीलिएक डिजीज। तो टट्टी में फैट निकलती है, उसे फैटी डायरिया भी बोलते हैं। इसका मतलब है हमारी आंतों में, आइलियम में, आइलियम नाम का पार्ट है छोटा आंतों का, आइलियम में फैट का एब्सॉर्प्शन अगर ठीक से नहीं होता है तो विटामिन डी फैट सोल्यूबल है, फैट का एब्सॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होता है और फैट टट्टी में से चला जाता है तो विटामिन डी भी चला जाता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। ऐसे बच्चों में आपने सुना हो एक रिकेट्स नाम का डिजीज है। रिकेट्स में क्या होता है, ऑस्टियोपेनिक होता है, मतलब कैल्शियम का डिपॉजिट कम होता है और बोन्स बचपन में बढ़ते समय ग्रोइंग एज में टेढ़ी बन जाती है, एंगुलर बन जाती है। तो एडल्ट में इसी को रिकेट्स नहीं कहते, उसे ऑस्टियोमेलेशिया कहते हैं। ऑस्टियोमेलेशिया, ऑस्टियोपिनिया, बोन में कैल्शियम का डिपॉजिट कम है। ठीक है, तो हमने क्या बात की, एक नॉर्मल डोज क्या होना चाहिए अगर लेना है या जरूरी है दिन का, तो इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से उसे बोलते हैं अबाउट 400 इंटरनेशनल यूनिट, 400 इंटरनेशनल यूनिट। और अब वजन के हिसाब से बोलोगे वो 10 माइक्रोग्राम रहता है, माइक्रोग्राम, म्यू जी, माइक्रोग्राम, 10 माइक्रोग्राम। और वो हफ्ते का जो लोडिंग डोज होता है वो 10 गुना ज्यादा भी होता है और 400 के बजाय 10,000 भी दे सकते हैं। महीने में एक हाथ बार लेते हैं, हफ्ते में एक हाथ बार, लाइक दैट लोगों ने किया है। हफ्ते में एक बार 2,000, 4,000, 6,000, 10,000, 20,000 यूनिट भी दिए गए हैं और लगातार 5 साल तक इसके टेस्टिंग किया है। तो उनको ध्यान में आया कि भाई इसका कुछ लाभ कुछ चीजों में होता है। जिस किसी को थायराइड, पैराथायराइड की बीमारी है, स्पेशली पैराथायराइड हार्मोन की, उन लोगों में ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, तकलीफ होती है उसमें। तो जैसे हमने बोला कि जब हाइपोपैराथायराइडिज्म है तो वहां पे ये D2 का प्रिस्क्रिप्शन आता है, डी का। अब और एक बात बतानी आपको, D2 क्या है, D3 क्या है, वो थोड़ा बाद में बोलता हूं। अब ये जो बाजार का प्रिस्क्रिप्शन आता है, तो हमने तो 10 माइक्रोग्राम की बात की, बड़े से बड़ा उसका डोज 1.5 मिलीग्राम तक, मतलब 50,000 यूनिट तक हफ्ते में सेफली दिया गया है। कितने दिन? 6 से 8 हफ्ते, करीबन 1.5-2 महीने। और उसके बाद वो आधा कर लिया, 25,000 इंटरनेशनल यूनिट, और आगे एक महीने में एक बार लेना है, 2-3 महीने ले लिया, उसके बाद आदमी का विटामिन डी का लेवल नॉर्मल होता है। ओके, अब यूरिनरी स्टोन होने की संभावना कैल्शियम के साथ डी लेने वाले लोगों में हो सकती है। तो इसमें ध्यान में रखो, ज्यादा मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी अननेसेसरी लेना अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, बहुत सारे घरों में कैल्शियम आम तरीके से खाया जाता है, जैसे कोई बेर खाते, गोली खाते, चॉकलेट खाते, कैल्शियम खाते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है, यूरिनरी कैल्कुला होने की संभावना उससे बढ़ती है। और एक दूसरी बात है, विटामिन डी लेने के पहले किसी को किडनी की बीमारी है, डायबिटीज से मतलब है, कोई सीवीडी है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, इसमें भी संभाल के लेना है। और वैसे भी प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, पैराथायराइड की बीमारी, इसमें भी संभाल के लेना है। डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन करेंगे उससे लेना है, बगैर पूछे नहीं लेना है। सीनियर सिटीजन्स में एब्सॉर्प्शन एज इट इज कैल्शियम का कम होता है, तो उन लोगों में भी, विदेश में तो हर दिन एवरी सीनियर को उनके जो दिन भर के जहाँ पे लोग इकट्ठा रहते वहां पे दिया ही जाता है। अभी जैसे बात की कि लिवर में विटामिन डी स्टोर होता है,
और हमारे मेसेंट्री में होता है, जहाँ जहाँ फैट है वहाँ पे स्टोर होता है। तो सबसे ज़्यादा विटामिन डी जो स्टोरेज होता है वो स्किन के नीचे होता है, सबक्यूटेनियस बोलते हैं, सबक्यूटेनियस स्किन। क्यों? तो वहाँ पे सनलाइट के संपर्क में आने के बाद ये जो विटामिन डी की बात अब तक हम कर रहे थे वो बदन में एक्टिव हो सकता है। तो विटामिन डी ले लिया इसका मतलब विटामिन डी मिल गया, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि विटामिन डी जो हम भी लेते हैं वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है। एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है उसका मतलब वैसे के वैसे बदन उसे इस्तेमाल नहीं करती है, उसके ऊपर प्रोसेस होती है। तो ये प्रोसेस करने के लिए पहली बात हो गई सनलाइट, और उसके बाद आयुर्वेद की एक बड़ी काम की बात यहाँ आती है। सनलाइट भी आने के बाद अगर किसी का लिवर खराब है तो विटामिन डी का प्रोसेसिंग लिवर में होता है। जो फॉर्म है उसका, वो फॉर्म बदलता है, उसका हाइड्रोक्सी विटामिन बोलते हैं उसे, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी। अब ये 25 हाइड्रोक्सी विटामिन सी बॉडी में घूमता रहता है, वो स्टेबल फॉर्म नहीं, वो मूव होने वाला है। लेकिन ज़्यादा देर तक वो रहता नहीं है, इसलिए ज़रूरत जितनी पड़ती है उतना ही विटामिन डी का ये फॉर्म बनाया जाता है, जो आगे चल के वैसे ही इस्तेमाल नहीं होता है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बात बताता हूँ, सिंपल भी कर देंगे बाद में। विटामिन डी खाने के बाद लिवर में प्रोसेस होना पड़ता है, लिवर में प्रोसेस होने के बाद किडनी में भी प्रोसेस होना पड़ता है। तो आप मुझे कहेंगे कि अगर विटामिन डी की तकलीफ है तो सनशाइन ले लो, लीवर ठीक करने के लिए दवा ले लो, और किडनी ठीक करने के लिए दवा ले लो। तो मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताता हूं, मैं अपना विटामिन डी टेस्ट करने के लिए नहीं गया। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, देरी तक काम कर सकता हूं, पहले से खाना 4 गुना कम कर लिया है, और काम कुछ कम नहीं हुआ, काम तो बढ़ा है। लेकिन हर दिन सुबह मैं लीवर के लिए और किडनी के लिए एक छोटी सी दवा लेता हूं। दिन में फिर समय हो फिर से ये दवा लेते हैं, लेकिन सुबह का तो नहीं भूलता हूँ। सुबह 4-5 बजे जब उठता हूँ जल्दी, कभी 3:30 बजे उठता हूँ, कभी 3 बजे उठता हूँ। तो पहले काम ये करता हूँ, थोड़ा ब्रश करते उसके बाद जो पानी पीते उसके साथ एक लीवर की कड़वी दवा है, बिटर है, और बहुत छोटी है, 1-2 चुटकी, और दूसरी किडनी की दवा है 1-2 चुटकी, बस उतना ले लेता हूँ। तो 1-2 घंटे के बाद किडनीज भी फ्लश हो जाते हैं, ब्लैडर फ्लश होता है, लीवर भी फ्लश होता है, बाउल भी फ्लश होता है। और इस दुनिया में बाउल मूवमेंट, ब्लैडर मूवमेंट के लिए भी कोई मदद मिलती है तो हमारे बदन के लिए वो काम की बात है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि विटामिन डी जब हमारे ब्लड में आता है, जो हाइड्रोक्सी फॉर्म है, तो 24 घंटे तक रह सकता है। तो उसके पहले उसे इस्तेमाल करना पड़ता है। उसका इस्तेमाल करना क्या मतलब हुआ? जो भी खाना दिन में खाया उसमें से कैल्शियम को उठाया और ब्लड में लाया, और जो भी बोन में चाहिए वो बोन में चला गया, दांतों में चला गया, और उनकी सेहत अच्छी रही। अब हम लोग डी, नॉर्मली जो डी लेते हैं ना हम लोग, वो एक्चुअली लेते कैल्शियम के लिए। तो पहले अगर हम कैल्शियम संभाल पाएंगे तो डी को लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो गलतियां क्या करते हैं? फैटी लीवर, वो जरूरत से ज्यादा लीवर में फैट आ जाती है और लीवर अपना फंक्शन ठीक से नहीं करता है। तो फैटी लीवर ये बहुत कॉमन बीमारी है आजकल के दिन में, लेकिन वो मैनेजेबल है, डिफिकल्ट नहीं है, चाहे तो कर सकते हैं। हाँ, उसके बारे में भी बात करेंगे। कैल्शियम लूज होने के कारण है सबसे पहला ज्यादा सॉल्ट खाना। हम नमक जरूरत से ज्यादा टेस्ट के लिए खाते हैं। दूसरी बात, हमारी एपेटाइट पुअर है, खाना खाने को जी नहीं करता, नमक मिर्च उसमें पड़ता है तो हम खा सकते हैं।
इसीलिए हम लोग नमक ज्यादा डालते हैं। लेकिन जहां भी सोडियम ज्यादा आ गया, कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन में तकलीफ हो सकती है। दूसरी बात, जरूरत से ज्यादा बीन्स खाना, बीन्स जिसे हम लोग स्प्राउट्स कहते हैं, उसकी जो सब्जी बनाते घर में, दाल जैसा बनाते, जरूरत से ज्यादा बीन्स ज्यादा ना खाएं। कुछ लोग ये व्हीट के जो फाइबर होते हैं, व्हीट ब्रांड, उसका भी ज्यादा उपयोग ना करें। ज्यादा फाइबर चाहिए इसके हिसाब से। और दो चीजें और हैं, कॉफी, ये चाय कॉफी की जो आदत है, कहूँ लत नहीं कहूँगा, आदत है, आगे चल के कम करनी पड़ेगी। खाने के साथ ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन में उसमें गलती होगी। दूसरे विटामिन भी अगर बहुत ज्यादा लेते, विटामिन ए जैसा, उससे भी तकलीफ हो सकती है। ध्यान में ये रखिए कि खाली बोन की बात नहीं है, यहाँ खाली कैल्शियम की बात नहीं है। बोन है, टीथ है, मसल भी है, मसल की भी ताकत उसके ऊपर है। और इन सब में कैल्शियम, मैग्नीशियम का एब्सॉर्प्शन, फॉस्फेट का एब्सॉर्प्शन, रिटेंशन, बेटर यूटिलाइजेशन और बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, हार्मोन जैसी एक्टिविटीज में होती है। तो इसलिए ये तो इंपॉर्टेंट है कि विटामिन डी हमारे लिए चाहिए। नॉर्मली वो 30 to 100 नैनोग्राम ब्लड की लेवल रहती है हाइड्रोक्सी विटामिन डी की। तो 20 को भी नॉर्मल कहते हैं, 30 को भी नॉर्मल कहते हैं। 20 से कम हो गया, 12 से 20 है, तो ये तो समझते कि भाई ये ल्यूकोपेनिक हो गया, तो सॉरी ऑस्टियोपेनिक हो गया या ऑस्टियोपोरोटिक हो गया आगे चल के। तो उतना तो मेंटेन करना है, उसके लिए विटामिन डी जरूरी है। ओके, अब दो तीन चीजें आप सुनोगे। कभी कभी लिखा होगा D2 और कभी कभी लिखा होगा D3। इसमें क्या फर्क है? D3 बनता है हमारे बॉडी में, हमारे बदन में जो एक टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है, वो कोलेस्ट्रॉल से कोल कैल्सिफेरॉल D3 बनता है। ये थोड़ा आपको थोड़ा तकलीफ देने वाला है जरूर, मुझे मालूम है। तो D2 को कहते हैं अर्गो कैल्सिफेरॉल, अर्गो। और ये आता है ज्यादा, हम लोग जो फंगाई खाते हैं ना, मशरूम, ये मशरूम से मिलता है हमें, प्लांट ओरिजिन से, और यीस्ट से मिलता है, मशरूम से ज्यादा करके मिलता है, फंजाई से मिलता है। तो एक चीज मैंने कही D2 अर्गो कैल्सिफेरॉल, और दूसरा है D3 जो एनिमल ओरिजिन से हमें मिलता है। तो ये प्री विटामिन है, प्रिकर्सर है, विटामिन के पहले की स्टेज है, जो बाहर से आता है, अनअवेलेबल है, इनएक्टिव है, इसे बॉडी में जाने के बाद एक्टिव करना पड़ता है। अब ये D3 की जो बात आई, यह है कोल कैल्सिफेरॉल। आपके गोलियों पे ये चीजें लिखी होती है, बाहर लिखेंगे विद D2 या अर्गो कैल्सिफेरॉल, या लिखेंगे D3 कोल कैल्सिफेरॉल। तो अर्गो कैल्सिफेरॉल वेजिटेरियन है, कोल कैल्सिफेरॉल नॉन वेजिटेरियन है। हमारा बदन और सब प्राणियों का बदन सनलाइट जब है तब ये कोल कैल्सिफेरॉल बनाता है। नॉर्मली लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। अब जब कभी हमारे ब्लड में हाइड्रोक्सी विटामिन डी, ये जो हम लोग टेस्ट करते ब्लड में, वो कम लगता है, तब हम लोग D2 D3 का सप्लीमेंट करते हैं। और D2 D3 का सप्लीमेंट सूर्य प्रकाश की मदद से जो D3 बना है हमारे बदन में, वो ये बाहर का D3, बाहर का D2 जब लिवर में जाता है तो वहां पे ये सोल्यूबल यूजफुल पार्ट बनता है, हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल, कोल कैल्सिफेरॉल। ओके, हाइड्रोक्सी D2 बोलेंगे, हमें डी बोलेंगे, हाइड्रोक्सी डी। ठीक है, तो अब इसका रोल कैसे बना? विटामिन है, एक सप्लीमेंट है, जरूरी है, बदन बनाता है सूर्य प्रकाश में जाने के बाद। बाहर से एनिमल फूड खाते हैं, उसमें से मिलता है।
बाहर से मशरूम जैसी चीजें खाते हैं उसमें से मिलता है, वेजिटेरियन ओरिजिन से मिलता है, दूध में से मिलता है, मीट में से मिलेगा, अंडे में से मिलेगा। अब ये लिवर में जाने के बाद, प्रोसेस होने के बाद, किडनी में जाने के बाद, प्रोसेस होने के बाद फिर एब्सॉर्प्शन करेगा। तब यहां दो चीजें और आएगी। एक को कहते हैं कैल्सिडियोल, जो हमारे ब्लड में हमने टेस्टिंग किया, कैल्सिडियोल 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, ये तो ब्लड में मिला। अब ये कैल्सिडियोल जब किडनी में जाएगा, वो किडनी में उसका कैल्सिट्रायोल बनेगा, तब वो एक्चुअली एक विटामिन डी जिसे कहते हैं, वो काम की बात बनती है। मुझे मालूम है मैंने जो भी कहा है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए आज भी विटामिन डी का एरिया ग्रे एरिया समझा जाता है और बहुत सारे लोगों को उसमें बहुत कुछ ज्यादा नहीं समझता है। एनीवे, तो हम लोग आएंगे, ये एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोसिस के साथ में अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी मिलती है, आपके हाइड्रोक्सी विटामिन डी ब्लड में कम मिलता है, तब हम लोग सप्लीमेंट करेंगे। अब विटामिन डी इतना इसेंशियल है कि जहां जहां डेवलपमेंट बॉडी में होती है, मतलब बाल गिरने में भी विटामिन डी का रोल है। किस लोगों के बाल गिरते हैं, अच्छे बढ़ते नहीं है, वहां भी दिया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि काफी सारी जगहों पे विटामिन डी के बारे में सोचा जाता है। हाइपोपैराथायरॉइड है, उन लोगों को तकलीफ है, डायबिटीज वालों को है, लीवर के प्रॉब्लम में है, किडनी के प्रॉब्लम में है। तो मतलब आगे चल के ये होता है, विटामिन डी खाने के बाद भी ये जो D2 या D3 आपने खाया, वो वैसे के वैसे हम खा नहीं सकते। उसका कैल्सिडायोल लिवर में और कैल्सिट्रायोल किडनी में बनने के बाद एक्चुअली हमारा एक्टिव विटामिन डी बनता है। अब तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो प्रीकर्सर, प्री विटामिन डी के बारे में कर सकते हैं। इसका मतलब यह है, गोली खाने से आपका काम नहीं बना है, तो फिर आखिरी बात निकलती है, आखिरी 5-10 मिनट हम लोग करेंगे, तो विटामिन डी को संभालने के लिए मैं क्या करूं। हमारे बदन में क्षमता है विटामिन D3 बनाने की। ओके। बाहर से दोगे तो बदन करेगा क्या इस्तेमाल? नहीं। फ्री में मिल गया ना कुछ, फ्री में, तो मेहनत करके खाना कमाने की इच्छा नहीं रहती है। चलो आखिरी 5 मिनट में हम लोग बात करेंगे, सप्लीमेंट कम से कम लो, मत लो। लेना ही है तो D2 D3 ये कैल्सिट्रियोल से ज्यादा अच्छा है। कैल्सिट्रियोल डायरेक्ट हार्मोन है और जल्दी खत्म हो जाता है। जिसकी विटामिन डी हाई है उसमें सोचना पड़ेगा हाई क्यों है, उसके बारे में फिर एक बात करेंगे। आम लोगों ने अपना विटामिन डी और कैल्शियम कैसे मेंटेन करना है, तो हो सके तो हफ्ते में 15 दिन में एक बार पिकनिक को जाए, जहां भी लड़कियां कम कपड़े पहने हुए भी कंफर्टेबल रहेगी। तो विदेश के लोग पागल तो नहीं है, सनशाइन मिली कि वो सी शोर चले जाते हैं। सी शोर में उन्हें कोई मतलब नहीं है, सी शोर में खाली जगह है, वहां पर मॉइस्चर है और वहां पर सनलाइट है। तो आपने देखा होगा विदेशी लोग ये सनलाइट में क्यों जाते हैं। और एक बात है, सनलाइट 15 मिनट ले ले, अगर धूप बहुत ज्यादा है और फिर बदन काला ना हो इसके लिए फिर सनस्क्रीन लगा दे। तो सनस्क्रीन सुबह पहले ही नहीं लगाना है, 10-15 मिनट बदन के बाद पड़ने के बाद फिर लगा दो और बदन को सनलाइट को एक्सपोज करना एक बात हो गई। पाचन हजमा अच्छा हो, टट्टी बांधकर सुबह समय पे आ जाए, एपेटाइट अच्छी हो, 2 बार खाना खा सके, और खाने में भी कुक्ड फूड, फ्राइड फूड से अच्छा, और फ्रेश फूड मतलब फल, बाकी सब्जियां होती है, ये खाना अच्छा होगा आगे चल के। तो जो भी हम लोग पुराने समय में खाते थे वही खाना खाते रहे, बैलेंस डाइट उसे कहते हैं, वो करें अच्छा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो योगा में बताए गए आसन है, पैर फैलाकर आप दिन में कब खड़े रहते हो, हाथ ऊपर उठाकर दिन में कब खड़े रहते हो, तो मसल की एक्टिविटी बढ़ा दो,
मसल की एक्टिविटी बढ़ती है तो बोन की एक्टिविटी बढ़ती है, और बोन की जब एक्टिविटी बढ़ती है तो बोन में कैल्शियम के डिपॉजिट अपने आप हो जाते हैं। तो 2-3 बातें बताता हूं। आप अपने स्वास्थ्य के लिए स्वार्थी बनो, क्योंकि सुख पाने में स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है। ऐसा कितना भी सुख ढेर सारा आपको दिया और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सुख आप पान मिला भी तो भी खा नहीं पाओगे, उसे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। सुख से पूरी जिंदगी बिताने के लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है, और हेल्थ बचाने के लिए जैसे कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, बोन्स इंपॉर्टेंट है, ऐसे एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेचिंग इंपॉर्टेंट है, सनशाइन इंपॉर्टेंट है, खाना हजम होना और हर दिन अपने आप पेट साफ होना ये भी इंपॉर्टेंट है, स्लीप इंपॉर्टेंट है, जल्दी सोना इंपॉर्टेंट है, जल्दी उठना इंपॉर्टेंट है, और दिमाग को अच्छा रखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्ट्रेस नाम की एक चीज भी आपके सारे हार्मोन्स और बदन का जो भी बैलेंस है उसे बिगाड़ सकती है। तो मुझे लगता है जो भी मुझे मालूम था मैंने आपको बता दिया है। जितना भी हो सके सप्लीमेंट मत लो, जरूरत पड़े तो कुछ समय के लिए विटामिन डी के साथ कैल्शियम लिया तो उसका एब्सॉर्प्शन अच्छा होगा। खाने में कैल्शियम ज्यादा किसमें होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। कैल्शियम खाने में कैसा आता है, आयरन कैसे आता है, ये भी चीज कभी बाद में करेंगे। वो इसेंशियल एलिमेंट्स है, खाने में मिल जाती है। और बस आपकी जिंदगी सुख से बिताए। और इस दुनिया में 3 ही चीजें होती है, सुख हो, सुख जिंदगी भर रहे, और जिंदगी खत्म होते समय भी सुख से उसे विदा करे। बस ये 2-3 चीजें हैं। और प्रार्थना करें कि अगला जन्म भी मनुष्य का मिले तो ये कुछ ज्ञान की बातें कर सकता है, क्योंकि प्राणी बन गया तो कुछ ज्ञान नहीं मिल सकता, मुक्ति की तरफ जा नहीं सकता। किडनी के लिए और लीवर के लिए जो आप लेते हैं मॉर्निंग में, वो क्या चीज है? हाँ चीज है, ठीक है बताता हूँ। अभी मेरे घर में बन रही है, चलो अगली बार कभी दिखा दूंगा क्या करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, गूगल नाम की एक चीज आती है, उसकी शुद्धि करते हैं, और फिर लीवर के लिए जो दवाइयाँ हैं, ये बिटर दवाइयाँ उसमें है, उसका काढ़ा बनाकर गूगल में डालकर एक बिटर गूगल बना देते हैं, और वो है लीवर की दवा, बहुत अच्छी दवा है। और दूसरी वाली जो किडनी के लिए, तो किडनी के लिए जितनी भी अच्छी दवाइयाँ हैं वो उनका काढ़ा बनाकर उसका गूगल बनता है। ये दोनों चीजें एक चुटकी सुबह शाम खाएं, पड़ता है, लेते हैं तो लीवर अच्छा रहेगा, किडनी अच्छी रहेगी, बहुत सारी बीमारियों में उसका लाभ होता है, खाली डी में नहीं। तो डी तो एक भाग है, लीवर अच्छा होना, किडनी अच्छा होना आम बात है, डी एक बात है। फैटी लीवर के लिए वही लीवर की जो दवाई है वही देते हैं हम लोग। पेट साफ होना इंपॉर्टेंट होनी अच्छी है। और आप और मैं सबकी एक बड़ी बीमारी है, सेंट्रल ओबिसिटी को पहले ठीक कर लो। और सेंट्रल ओबिसिटी बचपन में जिंदा जब हुए हम लोग, जन्म लिया तब से नहीं है। तो सेंट्रल ओबिसिटी कम करो तो लीवर का फैटी लीवर कम होगा, फैटी लीवर कम होगा तो लीवर ठीक से काम करेगा। वो D3 जो हमारा डी हम बाहर से लेते हैं, वो D3 को कन्वर्ट करने में लीवर का बड़ा रोल है, जो कैल्सिडियोल बनाता है। अब जब कैल्सिडियोल बनेगा तो कैल्सिट्रियोल किडनी बना पाएगी, कैल्सिडियोल ही नहीं बनेगा तो ट्रियोल नहीं बनेगा। तो लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। हाँ, हाँ गुड जी। मॉर्निंग डॉक्टर। हाँ। ये विटामिन डी डेफिशिएंसी क्या हमारे इम्यूनिटी को भी अफेक्ट करता है? और क्या ये कोई सीरियस डिजीज पैदा करने में क्या हेल्प करता है इसकी डेफिशिएंसी, जैसे कैंसर हो गई या फिर जैसे अभी कोविड-19 चल रही है? ये कोविड में विटामिन डी इम्यूनिटी बढ़ाने में बड़ा काम आता था, होगा। और ये कोविड तो ये रहने वाला है, तो समय पाकर जितना भी बॉडी को एक्सपोज कर सकते हैं, लिमिटेशन है हमें, तो भी अच्छी जगह पाकर गार्डनिंग करो सनलाइट में, और वहाँ पे ये सनलाइट ले लो, एक्सरसाइज करो, जल्दी उठो जल्दी सो जाओ,
रात का खाना बंद करो, ये बीमारी आपके घर नहीं आने वाली। तो खाली D3 की बात नहीं, इम्यूनिटी ये बहुत बड़ा है टॉपिक है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनो मेडिसिन है, इम्यूनो न्यूट्रिशन है। तो इम्यूनो न्यूट्रिशन में यही सब चीज़ें आती है। तो डी का बड़ा रोल है, कैंसर प्रिवेंशन में है, इम्यूनिटी बढ़ाने में है, कोविड में है, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर में है, अस्थमा में है, हार्ट की बीमारियों में है। और सच कहे तो सब महिला बहनों की जब कभी मेनोपॉज आता है, लिवर अच्छा है तो मेनोपॉज में तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि जो हार्मोन है ये सब प्रोटीन है, लिवर उन्हें खा जाता है और उसकी तकलीफें नहीं बढ़ती, मूड एलिवेशन नहीं होता, ब्लीडिंग नहीं होगा, हॉट फ्लश नहीं होगा। तो बड़ी बात है, आपस में मिली जुली है, केवल विटामिन डी की बात नहीं है, सब ठीक ही होना चाहिए, ऐसी बात है। आपको आंसर मिला या नहीं मिला दीपन जी? या थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक प्रश्न पूछूं क्या? हाँ, ये जब धूप लेनी है तो क्या टाइमिंग रहता है? ठंडी के दिन में या गर्मी के दिन में अलग अलग टाइमिंग रहेगा ना? बस ठीक है, अच्छी बात है। वो एंगल होता है जिसकी वजह से वो हीट आती है, क्योंकि यूवी जो है ना वो ये हीट वाला ही है, हीट मतलब यूवी। तो हीट ज्यादा होती है 11-12-1 बजे। खाना खाने के पहले ऊपर जा सकते हो तो जाओ, खाना खाने के बाद जा सकते हो तो जाओ। और एक बात है, बदन गीला भी होना चाहिए, ड्राई नहीं। और धूप मिलती है वहां पे ये क्लाउड या धुआं या डस्ट ये भी नहीं होना चाहिए। तो हमारा तो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है, इसलिए धूप भी है और पोल्यूशन भी है, तो एब्सॉर्प्शन नहीं होता है। तो एक बात करें, हो सके तो थोड़ा पानी ऊपर ले जाओ, वो पानी बदन पे फिरा के थोड़ा गीला कर दो बदन को, तो यूवी का एब्सॉर्प्शन अच्छा होता है। 10-15 मिनट से ज्यादा मत लो, नहीं तो उसके बर्न्स होते हैं, लाल लाल होने लगता है। 1 घंटा रखोगे और गीला बदन है तो पुराने जमाने में क्या करते थे मालूम है? ये धूप का समय 10-11 बजे महिलाएं, औरतें सब लोग नदी पे नहाते थे ना। उस समय नदी पे नहाते थे, कपड़ा धोते थे, वापस आते थे, उतना धूप काफी होती थी उन लोगों के लिए। और बच्चे लोग वहीं सूर्य नमस्कार करते थे। तो सूर्य नमस्कार में फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है और उसके साथ पसीना भी थोड़ा आता है। बदन पे अगर पसीना है तो यूवी रे ज्यादा पकड़े जाएंगे। अच्छा, अगर नहीं है तो ड्राई हीट नहीं होनी चाहिए, बदन गीला होना चाहिए, या गीला करो, 5-10-15 मिनट करो, वापस आ जाओ। और दूसरी बात है, अगर विटामिन डी ही लेना है आपको, सुबह के समय लो। और जब भी कुछ लेना है बाहर का सप्लीमेंट, तो अच्छा हजमा होना चाहिए, भूख भी होनी चाहिए। एम्प्टी स्टमक पूरा समय खाना खा रहे उसके ऊपर डाल रहे, फायदा नहीं है, क्योंकि दिन भर में एक्टिविटी होने वाला है, एक्सपोजर टू सन भी होने वाला है। और रात की नींद लाने वाला जो हार्मोन है और ये हार्मोन है, ये मित्र नहीं है। रात का विटामिन डी से बहुत दोस्ती नहीं है। एक मेलाटोनिन होता है, उसका दोस्ताना नहीं है इससे, वो नींद के लिए काम की बात होती है मेलाटोनिन। और ये वाली हम जो बात करें कैल्सिट्रियोल, ये कैल्सिट्रियोल दिन में काम आने वाला है। तो दिन में विटामिन डी, रात को नहीं ले। हाँ जी। इसका मतलब है जो अगर कोई वॉक करने जाते हैं धूप में और उनको पसीना होता है तो उनका अच्छा है। अच्छा होगा, अच्छा होगा। इसलिए वॉक करना है तो आराम से मत करो, थोड़ी ताकत से करो, तो पसीना जल्दी आ जाए। तो धूप जितनी भी पड़ेगी 5-10 मिनट काम की बात होगी। ओके। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। और जो पहले कहा कि सेंट्रल ओबिसिटी पहले टारगेट करो। जो हमारा तुंदिल तनु है ना, मतलब क्या करें, हिप, एब्डोमेन और चेस्ट, जहां भी ये रिब्स आने लगती है ना, वहां पे ब्रेस्ट के नीचे से, तो चेस्ट, एब्डोमेन और हिप का एक रेशो बना दो। तो वो पहले बताते थे, वो छोड़ दो, 36-22-24 कुछ को बोलते थे, वो वाली बात नहीं है। लेकिन हिप और चेस्ट से हमारा स्टमक औरतों में 85% होना चाहिए हिप से, और आदमी ने 90%। तो ये इक्वल नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहले उसके ऊपर टारगेट करो। आप दीक्षित डाइट करो, जो भी करो, सिंपल नेचुरल फूड खाने लगो, कम खाने लगो, जितनी भूख है उतना खाने लगो। हम उससे ज़्यादा खाते, पेट भरने के लिए आदत हो गई हमारी। तो आगे चल के आस्ते आस्ते कम करें, क्योंकि अगर भगवान ने सब कुछ दिया है इस दुनिया में हमको, तो हम लोगों ने थोड़ा और भी सोचना चाहिए। और उन्नत होने के लिए कोई तो थोड़ा मेडिटेशन की बात करनी चाहिए, परमार्थ की बात करनी चाहिए, वो जरूरी है। तो उसके लिए पहले सेहत अच्छी हो,
जल्दी उठे, मेडिटेशन करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, टहले, धूप में जाए, काम की बात है, इससे बहुत लाभ होगा। ये एक और प्रश्न था, और उम्र का भी उसमें कुछ होगा ना, यंग लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन्स, तो क्या? उसकी पहले रिपोर्ट्स, यानी हाँ, यंग सिटीजन्स को अलग रूल है, तो यंग लोगों को और सीनियर को अलग रूल होगा ना थोड़ा तो? यंग लोगों में जरूरी डी विटामिन की ज्यादा रहती है, कैल्शियम की ज्यादा, सब चीजों की, प्रोटीन की ज्यादा रहती है, फैट की ज्यादा है, एक्टिविटी बहुत है। करीबन 20-25 साल, 28 साल तक ये डेवलपमेंटल एज कहते हैं हम लोग। उसके बाद आदमी बूढ़ा होने लगता है। 28 के बाद आदमी बूढ़ा होने लगता है, उसकी सेल उतनी मात्रा में बढ़ती नहीं है, मेंटेनेंस चलता है। तो आदमी 60 साल में नहीं बूढ़ा होता है, 40 में नहीं बूढ़ा होता है, 28 में बूढ़ा होता है। तो उन लोगों की जरूरतें ज्यादा होती है। अब आजकल कपड़े पहनने की जो बात है, फुल कवर्ड, एसी में बैठना है, तो थोड़ा धूप नहीं मिलती है, एक्सरसाइज की आदत नहीं है, खाना ज़्यादा खाया जाता है, देरी से खाया जाता है, तो तकलीफें होती है। तो यंगस्टर थोड़ी लाइफस्टाइल बदल दे तो भी लाभ है। जल्दी समय पे सोए, 12 बजे के पहले सो जाए, 5, 6, 7 बजे सूर्योदय के पहले उठ जाए, तो भी लाभ होगा। आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या था? सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग है ना, अबाउट 60, 70, तो उनके लिए अलग है क्या कुछ? हाँ, उनको तो ये जरूरी पड़ती है, क्योंकि उनका एब्सॉर्प्शन पुअर हो जाता है। तो वो भी अगर मुझे वड़ा खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे फ्राइड खाना है, ये चीज़ें कम करें और सिंपल खाने की तरफ आ जाए, जितना टहलना कर सके वो एक अच्छी बात है। और एक एक बात बता दूं, इस दुनिया में नेगेटिविटी बहुत बड़ी है। कोई भी 4 आदमी इकट्ठा आ गए ना, पहले नेगेटिव बात करेंगे किसके बारे में। तो शुरुआत करनी है अगर हेल्थ की तरफ, तो पॉजिटिविटी से शुरुआत करनी है। वो कहते हैं, स्पीक इफ यू कैन इम्प्रूव द साइलेंस। शांतता बढ़ाने में अगर कोई मदद कर सकते हो, तब जबान से कोई लफ्ज निकालो। तो सबसे पहले पॉजिटिविटी है, और उसके लिए मेडिटेशन से कोई और कुछ ही है भी नहीं। मेडिटेशन भी बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है बेसिक स्टेप समझने के लिए। 10-20 मिनट की बात है मेडिटेशन समझना, उससे ज्यादा नहीं है। जिगर भाई, बदन के ऊपर ऑयल लगाने के बाद अगर धूप में जाओगे तो एब्सॉर्प्शन पुअर हो सकता है। तो यूं करें, पहले सन में जाके 10-15 मिनट बॉडी को आप तो एक्सपोज कर सकते हो, और उसके बाद में ऑयल लगा दो। तो पहले 10-15 मिनट उसके ऊपर सनरेज आने दो, क्योंकि हमारा जो स्टोरेज है ना, वो स्किन के नीचे कोलेस्ट्रॉल का स्टोरेज है, उसी के ऊपर सनलाइट पड़ती है। तो हमारे लिए तो कैल्सिडियोल बन जाता है, जो लिवर में आगे आता है ना, वो वाला। तो पहले D3 बन गया बदन में, लिवर में जाके कैल्सिडियोल हो गया, किडनी में जाके कैल्सिट्रियोल हो गया। ये 1 स्टेप नहीं है, 3 स्टेप प्रोसेस है। थोड़ी देर के बाद तेल लगाओ, 10-15 मिनट मत लगाओ, बाद में लगाओ। अच्छा क्वेश्चन था, गुड। ये सनलाइट में पानी रख के उसमें विटामिन डी नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है। आप मशरूम रखोगे वहां धूप में, चलेगा। गाय धूप में जा रही है, उसके फैट में आएगा। मुर्गी धूप में है, उसके अंडे में आएगा। आपके बदन में आएगा, पानी में नहीं आएगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल चाहिए ना। देखो, यूवीबी और कोलेस्ट्रॉल, 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, एक अलग कोलेस्ट्रॉल होता है, वो टिपिकल, वो मिलके ये वाला बनता है, विटामिन डी बनता है। स्वार्थी बन जाओ, स्वार्थी बन जाओ। स्वार्थ यह है कि मैं खुश रहूं तो दुनिया खुश है, मैं खुश नहीं तो दुनिया खुश है, कुछ काम की बात नहीं है। और छोटी छोटी चीजों से मैं खुद को तकलीफ कर दूं, मेरा नुकसान हो गया। मैं स्वार्थी हूं, खुद को नहीं नुकसान करना। बाकी सब चीज है, काय के लिए जाते हो टेस्ट करने के लिए खाम खा। भूख लगनी चाहिए, नींद आनी चाहिए, पेट साफ होना चाहिए, फुर्ती रहनी चाहिए काम करने में, और वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए पूरे दिन के लिए। कोई भी बुलाए, आप उसे मदद करने जा सकती हो, बस हो गया। कुछ D2 D3 देने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं लेना बाहर से, बदन कर सकता है। हाँ, धूप में जाओ, घूमने जाओ। और एक बात बता दूं, कोई दवा किसी बीमार आदमी को ठीक नहीं कर सकती, कोई दवा। आपका पूर्व पुण्य साथ में है, तब वो दवा काम करेगी। पुण्य का क्षय हो गया, दवा नहीं मदद करेगी। देखो, ये थोड़ा फिलोसॉफिकल लगेगा। कैल्शियम इजीली एब्सॉर्ब नहीं होता है,
लेकिन खाने में कैल्शियम काफी आता है, तो शंख में पानी रखना अच्छी बात है, थोड़ा आ भी सकता है, आता है तो अच्छा है, लेकिन वो जो एनेमल जैसा फिनिश है ना, वो क्या कहे, टफ है, टफ। लेकिन पीते रहो, नुकसान क्या है उसमें, शंख में पानी भर के। और कोई क्वेश्चन रह गए जो मैंने आंसर नहीं किया, ऐसा कुछ हुआ है? सर डायलिसिस में पानी कम पीने को बोलते हैं डॉक्टर, तो अभी आपके आयुर्वेदिक दवाई में काढ़े वगैरह रहते हैं ना? हाँ, लेकिन दिन में 1 लीटर तो पानी पीते हो। हाँ, 1 लीटर अलाउड है। उसमें से थोड़ा बन जाएगा, बैलेंस नहीं तो कर। गोली बनाएंगे, नहीं तो पाउडर बनाएंगे, ओके, कुछ तो करना। मतलब 1 लीटर पी सकते हो तो उसमें से 50 ml इसको दे दो, थैंक यू। काढ़ा हाँ, उबालकर 50 ml ये पी लिया। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। सुबह का जो सनलाइट है ना कूल, उसमें यूवीबी कम रहेगा, आपको एक्सपोज ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन बहुत ही छोटा बच्चा है, 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, उसे ज्यादा धूप में नहीं ले जा सकते, उनके लिए वो ठीक है। कुक्ड वेजिटेबल में विटामिन डी किस तरह से रहेगा और कैसे मिलेगा? क्या? वेजिटेबल्स में से भी विटामिन मिलता है, जैसे ग्रेन्स से मिलता है, मिलते हैं। वेजिटेबल से हाँ, मिलता है, देखो ग्रीन मगर है वो तो कुक विटामिन ए करने के है। बाद कैसे रहेगा? हाँ, देखो वाटर सोल्यूबल विटामिन वेजिटेबल में ज्यादा आते हैं। आपको लाल कलर के है, ग्रीन कलर के, उसमें विटामिन ए आ गया। विटामिन सी जो खट्टे हैं, अमरूद है, नींबू है, इसमें विटामिन सी भी आ गया। तो ए बी सी वहां से आ गया, आपको ए नहीं आया, ए कम आता है वहां से, बी और सी ज्यादा है। लेकिन जो कलरफुल जो भी फ्रूट खाते हैं उसमें से कैरोटीन आता है, जो कैरोटीन कन्वर्ट होकर विटामिन ए में बनता है। हम लोग विटामिन ए नहीं खाते, हम लोग बीटा कैरोटीन खाते हैं। हरी सब्जी और लाल फल, इसमें से बीटा कैरोटीन आता है, उसका आगे चल के विटामिन ए बन जाता है। तो वहां से आ गया। विटामिन डी के लेने के लिए आपको एनिमल फूड लेना पड़ता है, लेकिन वो नहीं लेना है तो लाइफस्टाइल बदलो, आपका विटामिन डी 3 ठीक होगा। यहाँ पर 12:20 हो रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग टाइम को लिमिट में ध्यान में रखते हुए अपना सेशन यहीं पर बंद करेंगे। सबसे पहले आज मैं जिगर फुरिया जो हम लोग के साथ में है उनको बहुत ज्यादा थैंक बोलना चाहूंगी। ये टॉपिक मेरे दिमाग में नहीं था। जिगर का एक बार मुझे फोन आया कि मुझे विटामिन डी के बारे में बात करनी है, तो मैंने कहा मुझे बहुत मालूम नहीं है। तो जिगर के मोटिवेशन से या उसने कहीं पर मुझे एक जगाया कि हाँ कुछ विटामिन डी, तो मैंने सर को अप्रोच किया। तो थैंक यू जिगर। इसके बाद में सर ने जैसा कि बताया कि ये ग्रे एरिया है, और सर ने स्टार्टिंग में बात कही थी सनशाइन विटामिन की। तो आज सर ने हम लोगों को उस ग्रे एरिया से जितनी की सनशाइन में सर लेके आने की कोशिश कर रहे थे, हम लोग मालूम नहीं कहाँ पर हैं, लेकिन कोशिश करना है कि हम लोग कंटिन्यूअसली अपनी लाइफस्टाइल पर काम करते रहें, उसे सुधारते रहें, और हम लोग भी ग्रे एरिया से सनशाइन एरिया में आ जाएं। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सर ने बीच में एक बात कही थी कि जो फ्री में मिला है, ऐसा कुछ सर ने वर्ड यूज किया था, तो उस पर मेरा ध्यान गया कि मेरे नॉर्मली जो सेशन इस तरह के होते हैं मैडम के, सर के, वो नॉर्मली फ्री सेशंस होते हैं। तो फ्री चीज वो होती है मेरे हिसाब से जिसका आप मूल्य चुका नहीं सकते, वो अमूल्य होता है। तो प्लीज अपना जो भी परसेप्शन है फ्री के बारे में उसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, और इस तरह के सेशंस को आप जितना प्रमोट करेंगे उतना ज्यादा हम लोग हेल्प कर पाएंगे आपको कि सही में आप लोग को मिल पाए। तो थैंक यू सर, आपने एक मैसेज के ऊपर हम लोग सबको इतना ज्यादा नॉलेज दिया। तो जैसा मैंने कहा कि ये अमूल्य है, तो आपको मेरा बहुत दिल से नमस्कार, और प्लीज मेरा डीप रेस्पेक्ट आप स्वीकार कीजिए सर। ओके, थैंक यू। आप सब लोग आए और सुनना चाहते हो, यही बहुत अच्छी बात है। नॉलेज तो पड़ा है दुनिया में, जिसे चाहिए उसे मिल जाएगा, जब चाहे करेंगे, कोई बात नहीं। आप अच्छा काम करिए हो। इन लोगों के दिमाग में भी तो आ गया कि भाई ये ज्यादा से ज्यादा सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, कम से कम सप्लीमेंट ले नेचुरल, क्योंकि वो सप्लीमेंट कोई ना कोई प्रॉब्लम करती है आगे जाके। तो विटामिन डी भी वो हार्मोन के जैसा काम करता है, तो संभाल के करना पड़ता है, इसलिए। चलो, ग्रेट प्लेजर। थैंक यू सर।